सुबोध, मैं तुम्हारे पापा से परेशान हो गई हूँ। अरे आखिर कब तक हम इनका बोझ ढोते रहेंगे और कब तक इनके चक्कर में अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। देखो ना, तुम्हारे बाकी के भाई पहले ही शहर में सेटल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक वहीं के वहीं अटके पड़े हो। मेघा की बात सुनकर सुबोध बोला, तो तुम क्या चाहती हो मेघा, कि पापा को छोड़कर हम दोनों भी वहां शहर में जाकर बस जाए? अरे अगर हम भी बाकियों की तरह अपने गांव और अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ इस घर की देखभाल कौन करेगा? और जो खेती बाड़ी है उसका क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? तो मेघा बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो सुबोध जैसे तुम्हारे पिताजी ही इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हो। अरे ऐसी कोई बड़ी जागीर तो है नहीं उनकी जो कोई और संभाल नहीं सकता। और फिर एक बात बताओ, हर चीज का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारा छोटा भाई दोनों ही तुमसे कई गुना बेहतर निकले। उन्होंने भी कभी इस बारे में सोचा है जो तुम इतना सोच रहे हो? और रही बात खेती बाड़ी की, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ गांव में कितने लोग हैं जो दूसरों के खेतों को सालाना किराए पर लेते हैं? वैसे ही तुम भी अपने खेतों को किसी और को दे देना। साल भर में एक बार आएंगे और पैसे लेकर चले जाएंगे। और जहाँ तक इस घर की बात है तो तुम बिल्कुल निश्चित रहो सुबोध, तुमने देखा नहीं गांव में कितने किराएदार रहते हैं। हमारे गांव में तो इतनी अच्छी सुविधा है हमारे लिए, हमें घर पर ताला भी नहीं लगाना पड़ेगा और घर में जोत बाती भी होती रहेगी। किराएदार छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत पैसा भी आता रहेगा। हर चीज से हमारी बेहतरी है इसमें। तो सुबोध बोला, अच्छा ठीक है मेघा, सोचते हैं इस बारे में, लेकिन तुम तो सांस भी नहीं लेने देती। एक बार ये तो देख लिया करो कि इंसान थका हुआ अभी घर के अंदर आया है और तुम आते ही शुरू हो जाती हो। कंधे पर से बैग उतारकर सोफे पर रखता हुआ सुबोध बहुत थका हुआ था। बैग रखकर झटपट वह वहीं सोफे पर ही बैठ गया। तो मेघा बोली, सॉरी सुबोध, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। सुबोध वहीं बैठा रहा कि इतनी देर में दीनानाथ जी सुबोध के पास आए और वहीं आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, सुबोध क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? तब सुबोध बोला, नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। आप बताइए, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऑफिस में काम कैसा चल रहा है तुम्हारा आजकल? सब बढ़िया चल रहा है पापा, आशीर्वाद है आपका। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। हमारे सर कल ही ऑफिस में बात कर रहे थे कि प्रमोशन के लिए हमारे सीईओ ने नाम मांगे हैं, तो वे सोच रहे थे कि किसका नाम रिकमेंड करना चाहिए। अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है, पर देखिए क्या पता मेरा नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो। तब सुबोध के कंधों पर हाथ रखकर दीनानाथ जी बोले, चिंता मत करो बेटा, सब अच्छा होगा, तुम देखना तुम्हारा नाम जरूर उस लिस्ट में होगा। टैलेंट की कमी थोड़ी है तुम में, ईश्वर ने चाहा तो प्रमोशन तुम्हें ही मिलेगा। तो सुबोध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, बस बाबूजी, आपका आशीर्वाद रहे, और क्या चाहिए? अब आपने कह दिया तो शायद हो जाएगा। हाँ बेटा, जरूर होगा। इतनी ही देर में मेघा सुबोध के लिए चाय लेकर आई। तो सुबोध बोला, बाबूजी चाय पी लीजिए। तो मेघा बोली, बाबूजी आप भी चाय पियेंगे? मेरा मतलब है अगर आपको चाय पीनी है तो मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए। सुबोध आप चाय पी लीजिए, ऑफिस से थके हारे आए हैं आप, बाबूजी के लिए मैं अभी बना लाती हूँ। तो सुबोध बोला, कोई बात नहीं मेघा, वैसे भी मेरा इतना मन नहीं है। तो दीनानाथ जी सुबोध से बोले, अरे बेटा तू चाय पी ले, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खाया था, पेट भरा हुआ है अभी तक। दीनानाथ जी ने यह कहकर सुबोध को चाय का कप पकड़ा दिया और ऐसे ही उससे बातें करने लगे। मेघा किचन में गई और खाने की तैयारियां करने लगी। सब लोगों ने शाम को खाना खाया और आराम से सो गए। दीनानाथ जी तो आराम से सो रहे थे, लेकिन मेघा सुबोध से बात करने में लगी थी। और वे बातें इस चीज को लेकर थी कि सुबोध इस घर को छोड़कर शहर में रहने के लिए कब चलेगा। बहुत दिनों से मेघा ने सुबोध से इस बात के लिए कह रखा था। सुबोध के ऑफिस वाले वक्त, ऑफिस में आते वक्त हर वक्त इसी बात के लिए उसे टोकती थी, और अब तो उसने घर और जमीन का भी रास्ता सुबोध को बता दिया। सुबोध के दिमाग में तो आता था कि अगर वह यहाँ से चला गया तो उसके पिताजी अकेले ही रह जाएंगे,
उनका मन कैसे लगेगा। तो क्यों न वह अपने पिताजी को अपने साथ ही लेकर जाए। और वैसे भी उसकी पत्नी ने उस घर में किराएदार छोड़ने का आइडिया दिया था। इसका मतलब मेघा के दिमाग में भी अपने ससुर जी को अपने साथ ले जाने की बात थी। तो यही सोचकर सुबोध का मन बहुत हल्का हो गया। अब उसे भी शहर में रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मेघा को उसने हामी भर ली और कहा, जल्दी ही हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे और जैसा तुमने बताया था हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जल्दी ही सुबोध ने अपने लिए शहर में रूम ढूंढना शुरू कर दिया और उसे एक बहुत अच्छी जगह घर भी मिल गया। सुबोध ने मेघा से जाकर वह घर दिखाया तो मेघा को भी वह घर पसंद आया। दीनानाथ जी के लिए भी सुबोध ने हर सुविधा वहां देखी थी। पास में ही टहलने के लिए पार्क था। कभी कोई इमरजेंसी आन पड़ी तो अस्पताल भी ज्यादा दूरी पर नहीं था। हर चीज की सुविधा थी। इसलिए सुबोध ने भी सोचा कि उसे वह घर किराए पर ले लेना चाहिए। और इधर दीनानाथ जी अभी तक तो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब सुबोध ने घर देख लिया तो उसने अपने पिताजी को बताने के बारे में सोचा। जब मेघा और सुबोध वह घर देखकर वापस लौट रहे थे तब सुबोध ने मेघा से कहा, मेघा, आज घर जाकर ये बात हम पिताजी को बता देंगे कि हमने शहर में घर देख लिया है और जल्दी ही हम वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। तब मेघा बोली, क्या जरूरत है, जब जाना होगा तब बता देंगे, क्यों अभी से ही शोर मचाना। तो सुबोध को लगा कि मेघा शायद दीनानाथ जी को सरप्राइज देना चाहती हैं और इसलिए वह अभी उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती। इसलिए सुबोध ने भी उसकी बात मान ली और दीनानाथ जी को कुछ नहीं बताया। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब उन लोगों ने उस घर को छोड़कर जाने की सभी तैयारियां कर ली थी। सुबोध और मेघा ने सारी तैयारियां कर ली थी और उधर सुबोध ने मेघा से कहा, मेघा, हमने पापा को कुछ बताया तो नहीं, फिर पापा अपना सामान पैक कैसे करेंगे, हम उनसे क्या कहेंगे कि हम उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो मेघा बोली, लेकिन पापा जी को अपना सामान पैक करने की जरूरत ही क्या है सुबोध। तो सुबोध बोला, अरे बाबा, अपने नॉर्मल डेली यूज का सामान तो पापा रखेंगे ही ना, क्योंकि सारा सामान लेकर बेशक नहीं जाना, लेकिन थोड़ा बहुत सामान लेकर तो जाएंगे ही। तब मेघा सुबोध की बातें सुनकर थोड़ा चौंक गई और बोली, लेकिन पापा जी हमारे साथ क्यों जाएंगे। मेघा की ये बात सुनकर सुबोध चौंकता हो बोला, हमारे साथ क्यों जाएंगे, मतलब पापा हमारे साथ नहीं जाएंगे क्या, तो किसके साथ जाएंगे, उन्होंने तो घर भी नहीं देखा ना कि घर कहाँ है। तो मेघा बोली, तो क्या हुआ, उन्हें घर दिखाकर करना भी क्या है। मेघा की बातें अब सुबोध की समझ से परे जा रही थी। तभी सुबोध ने अपनी बात मेघा को समझाने के उद्देश्य से कहा, मेघा, शायद मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ या तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो। मुझे एक बात बताओ, जब वहाँ शहर में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और आज हम थोड़ा बहुत सामान लेकर भी जा रहे हैं, रात को हम लोग वहीं रुकेंगे, ठीक है ना। तो कल के लिए पापा को भी तो कुछ कपड़े चाहिए होंगे ना, और फिर कल ही तो हम वापस आ नहीं जाऊंगा, 4-6 दिन बाद वापस आना होगा ना, तो उतने टाइम के लिए वहाँ रुकने के लिए कपड़े तो चाहिए होंगे कम से कम। तो ये सुनकर मेघा बोली, लेकिन पापा जी के कपड़े क्यों चाहिए होंगे, वह थोड़ी ना हमारे साथ जा रहे हैं। अब सुबोध नाराज होते हुए बोला, हमारे साथ नहीं जा रहे हैं मतलब। तो मेघा बोली, मतलब कि पापा जी तो यहाँ गांव में रहेंगे ना, केवल मैं, तुम और स्वीटी और संजू। मेघा अपने दोनों बच्चों का नाम लेते हुए बोली, केवल हम चारों ही तो जा रहे हैं, हम ही तो शिफ्ट हो रहे हैं ना। यह सुनकर सुबोध गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, समझ भी रही हो कि क्या बोल रही हो, मतलब मैं, तुम और हमारे बच्चे वहाँ शहर में जाएंगे और पापा यहाँ अकेले रहेंगे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया मेघा कि मैं पापा को यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ जाकर बस जाऊँगा। तो मेघा बोली, तुम तो ऐसे ड्रामा कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। जब घर की बात थी तब भी मैंने कहा था ना कि पापा जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुबोध बोला, अरे तो ये भी तो नहीं कहा था, मुझे लगा कि तुम उन्हें सरप्राइज देना चाहती हो इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बता रही हो, मुझे क्या पता था कि तुम बस अपने बारे में ही सोच रही हो। तब मेघा भी गुस्से में बोली, हाँ सोच रही हूँ अपने बारे में, तो कौन सा पाप कर दिया, दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है। तुम्हारे भाइयों ने वक्त से पहले अपने बारे में सोचा और आज देखो
क्या कुछ नहीं है उनके पास। शहर में अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। मुझसे पूछो मुझे कितना बुरा लगता है जब उनके बच्चे यहाँ गांव में आकर मेरे बच्चों के सामने अंग्रेजी झाड़ते हैं और मेरे बेचारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि वे तो ठहरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और तुम तो अपने बच्चों को यहीं गांव के स्कूल में पढ़ाते हो। तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ही नहीं। इसी तरह की बातें मेघा सुबोध से कहने लगी तो गुस्से में सुबोध बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही हैं। मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है और ना ही मुझे कोई इनकी चिंता है ना मेघा? तो मेघा बोली, हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लगता है। हमेशा बस अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहना, अपने बच्चों के बारे में कभी मत सोचना। तो सुबोध बोला, अरे बाबा मैंने कब मना किया है शहर में जाकर रहने के लिए? क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसा तुम चाहती हो वैसे मैं राजी नहीं हूँ। क्या मैं शहर में जाकर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ? क्या मैंने शहर में घर नहीं ढूंढा? क्या मैंने बच्चों के एडमिशन की बात नहीं की? बताओ क्या नहीं किया मैंने? जैसा तुम बोल रही हो वैसा कर तो रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं पापा को यहाँ अकेला गांव में छोड़ जाऊं? हाँ छोड़ जाओ, गुस्से में मेघा बोली। तो सुबोध बोला, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें जाना है शहर में तो पापा को साथ लेकर जाना होगा, वरना कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। यहीं गांव में आराम से रहो। यहाँ किसी चीज़ की कमी है तुम्हें, और अगर फिर भी तुम्हें बच्चों के भविष्य की इतनी ही चिंता है और शहर में जाकर रहना चाहती हो बच्चों की वजह से, तो पापा को साथ लेकर जाना होगा। मैं अपने पापा को यहाँ अकेले गांव में नहीं छोड़ सकता। इस बात को लेकर सुबोध और मेघा में बहस हो गई और आज का दिन ऐसे ही चला गया। ना ही वे लोग शहर जा पाए और ना ही दोनों के बीच सुलह हो पाई। दीनानाथ जी जब गांव में घूमकर आए तब तक बेटे और बहू का मुंह फूला हुआ था। घर में सामान पैक हुआ रखा था और सामान को देखकर दीनानाथ जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने सुबोध से पूछा, सुबोध क्या हुआ बेटा, आज काम पर नहीं गया और ये बैग कैसे पैक करके रखे हैं तुम दोनों ने? कहीं घूमने जा रहे हो क्या? तो सुबोध बोला, नहीं पापा कहीं घूमने नहीं जा रहे। तो फिर ये बैग कैसे रखे हैं बेटा? दीनानाथ जी ने सुबोध से दोबारा पूछा। तो वह बोला, पापा मैंने आपके लिए कुछ सोचा था, एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन आपकी बहू कहने लगी कि अभी आपको वह सरप्राइज नहीं देना चाहिए। अब आप ही इनसे पूछ लीजिए, अगर इन्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं अभी आपको आपके सरप्राइज के पास ले चलता हूँ। दीनानाथ जी अपनी बहू से बोले, क्या हुआ बेटा? मेघा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा जी ठीक हूँ मैं। गुस्से में मेघा ने जवाब दे दिया पर कुछ और ना बोली। तो सुबोध मुस्कुराकर बोला, अरे कुछ नहीं पापा, मुझसे झगड़ा करके बैठी है बस, थोड़ी देर में अपने आप मान जाएगी। आप आइए ना, हम लोग नाश्ता करते हैं। सुबोध दीनानाथ जी को लेकर बाहर बैठ गया, फिर अपने बच्चों की तरफ इशारा किया कि वे अभी अपने दादाजी को कुछ ना बताए। फिर वह बच्चों के पास गया और बोला, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम लोग मम्मी के हाथ का खाना खाते खाते बोर नहीं हो गए? तो बच्चों ने मेघा की ओर देखा और मना करने लगे, नहीं पापा। तभी सुबोध बोला, अच्छा मैं तो सोच रहा था कि आज नाश्ता करने के लिए तुम सबको बाहर लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम लोग तो शायद जाना नहीं चाहते। सुबोध के कहते ही उनके बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले, नहीं पापा मम्मी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज बाहर ले चलिए ना। ये कहते हुए दोनों बच्चे उछलते कूदने लगे और सुबोध के पीछे पड़ गए, उससे जिद करने लगे, पापा प्लीज हमें बाहर लेकर चलिए। तो सुबोध ने दीनानाथ जी से कहा, पापा अगर आप कहे तो आज हम बाहर खाना खाने चले, बच्चों का भी मन है। दीनानाथ जी हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे जिससे खुश हैं मुझे उस चीज में भला क्या परेशानी हो सकती है। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं आज। तो सुबोध ने कमरे में जाकर मेघा से कहा, मेघा 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम लोग खाना खाने के लिए आज बाहर जाने वाले हैं। और हाँ फिलहाल कोई तमाशा मत करना, ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। अगर हम लोग शहर में जाकर रहेंगे तो पापा हमारे साथ रहेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। हम लोग गांव में ही अच्छे हैं और इस बारे में मुझे कोई और डिस्कस नहीं करना। फिलहाल तुम जल्दी से तैयार होकर
नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जल्दी ही सब लोग तैयार हो गए और सुबोध ने गाड़ी निकाल ली। दीनानाथ जी भी अपनी कुर्ती पायजामा पहनकर तैयार हो गए और गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठ गए। पीछे से मेघा आई और बच्चों को लेकर वह भी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मेघा खुश नहीं थी। वे लोग बाहर गए और खाना खाकर आ गए। दोपहर तक जब वे लोग वापस लौटे तो मेघा ने खाने पीने का सारा इंतजाम किया और रोजमर्रा के अपने काम निपटाए। शाम को भी मेघा नाराज ही रही और सुबोध से कोई बात नहीं की, लेकिन इस बार सुबोध ने भी अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं की। जब मेघा ने उससे कोई बात नहीं की तो सुबोध भी आकर अपने कमरे में लेट गया और अपना काम करने लगा। सुबोध ने भी मेघा से वैसे ही नाराजगी जाहिर की। मेघा ने पूरी रात इस बारे में सोचा और सुबह जाने क्या सोचकर उसके दिमाग में आया। वह बोली, सुबोध, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, मुझे बस अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और उन्हीं के लिए मैं शहर जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है, ऐसी ही मर्जी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है पापा जी को अपने साथ ले जाने में। मेघा की ये बात सुनकर सुबोध ने उसे गले लगा लिया और बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू मेघा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमने कल इतना तमाशा क्यों किया? तो मेघा बात को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, वह बस तो तुम मुझसे बहस करने लगे थे ना, इसलिए। और मैं तो बस पापा जी के बारे में ही सोचकर कह रही थी, उन्हें आदत नहीं है ना शहर में रहने की। शहर की धूल मिट्टी, गंदगी भरा वातावरण, शोर शराबा, दुनिया भर की आर्टिफिशियल चीजें, ये सब चीजें पसंद नहीं है ना पापा जी को। वह शुरू से ही गांव में रहे हैं, तो मैं तो बस उनके बारे में सोचकर ही ये सब कह रही थी। पर कोई बात नहीं, तुम उन्हें अगर लेकर जाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सब लोग राजी थे, इसलिए सुबोध ने भी अगले ही दिन अपने पापा का सामान पैक करवाया और वे लोग शहर के लिए निकल पड़े। दीनानाथ जी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबोध ने अपने उस घर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और बोला, पापा, आज से कुछ समय के लिए ये हमारा घर है, कैसा लगा आपको? अंदर जाकर देखिए। सुबोध की ये बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम्हारा घर है? तो सुबोध बोला, पापा, कुछ समय के लिए ये हम सबका घर है, अभी मैं इसे खरीद नहीं रहा, अभी सिर्फ किराए पर लिया है। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही इसे खरीद लूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका साथ चाहिए। पहले आप देखिए और ये बताइए कि ये घर आपको कैसा लगा। दीनानाथ जी अपने नए घर में गए और बच्चे भी बहुत खुश होकर पूरे घर में घूमने लगे। वाह पापा, कितना अच्छा घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत अच्छा, कितना बड़ा है और कितना सुंदर भी। दीनानाथ जी भी घर में घूमे और सबसे ज्यादा उन्हें जो पसंद आया वह था घर के आगे बना हुआ बगीचा, जहाँ तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन्हें देखकर दीनानाथ जी बहुत ही खुश हुए और बोले, बेटा, मुझे ये घर बहुत पसंद आया, सचमुच बहुत अच्छी जगह चुनी है तूने। लेकिन अपना गांव भी तो अच्छा है ना बेटा, शहर में रहने का तुम लोगों ने सोचा है, कोई वजह है क्या? तब सुबोध ने बताया, पापा, बच्चे पढ़ाई में पीछे रह रहे थे और फिर मेघा के मन की बात भी दीनानाथ जी के आगे रख दी। तो दीनानाथ जी भी इस बात को समझते हुए बोले, ये तो बिल्कुल सही किया बेटा, बहू ने भी बच्चों के बारे में जो सोचा है वह बिल्कुल सही है। गांव में रहते हैं तो इस वजह से पढ़ाई में भी बच्चों पर असर पड़ता है। यहाँ अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे। यह तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, गर्व है मुझे तुम दोनों पर, बहुत समझदार है मेरे बेटे और बहू। दीनानाथ जी अपने बेटे बहू के फैसले से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन दोनों को बहुत शाबाशी दी। फिर वे लोग अपने उस नए घर में रहने लगे। धीरे धीरे सुबोध ने गांव से सारा सामान ले जाकर अपने नए घर में शिफ्ट कर दिया। सुबोध की नौकरी बहुत ही अच्छी कंपनी में थी और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। इतने समय से सुबोध पैसे जोड़कर पहले ही अपना बजट बना चुका था। वह तो सोच रहा था कि शहर में जाकर अपनी पत्नी को अपने ही घर में ले जाएगा, लेकिन जब मेघा पहले ही इतनी जिद कर रही थी तो इसलिए उसे किराए के मकान में ही ले जाना पड़ा। सुबोध ने अब अपने बच्चों का एडमिशन भी शहर में ही करवा दिया। स्वीटी और संजू दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इसका एक कारण भी था कि
उनकी पढ़ाई लिखाई पर उनके दादाजी का बहुत गौर से ध्यान देते थे। लेकिन दीनानाथ जी को अगर किसी चीज़ से समस्या थी तो वह थी अंग्रेजी। वे खुद भी हिंदी में पढ़ा करते थे और बच्चों को भी उसी के लिए प्रेरित करते थे। स्वेटी और संजू भी अंग्रेजी के अलावा हर विषय में बेहद अच्छे और होशियार थे। वे अपने स्कूल में हर बार प्रथम आते थे और अपने स्कूल में हर कोई उन्हें जानता था, क्योंकि वे अपनी कक्षा में होशियार बच्चे थे। खैर, अब बच्चों का स्कूल में दाखिला हो गया और वे भी शहर में ही अपने स्कूल जाने लगे। लेकिन गांव के मुकाबले यहाँ पढ़ाई में उन्हें दिक्कतें तो आ रही थी और पहले साल में तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे मुश्किलें आसान होती गई। जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत होती गई। गणित के लिए जब कभी भी उन्हें कोई भी समस्या होती तो वे अपने पापा की मदद ले लिया करते थे, क्योंकि सुबोध भी अपने समय में पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे अब उन्होंने बच्चों के ट्यूशन वगैरह भी लगवा दिए। शहर में आने के बाद सिर्फ हवा पानी ही नहीं बदला था, बल्कि हवा पानी के साथ साथ दीनानाथ जी की बहू का व्यवहार भी बदल गया था। मेघा, जो पहले अपने ससुर का पूरा ख्याल रखा करती थी, अब मन मर्जी से उन्हें खाना बनाकर दे दिया करती थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर मेघा धीरे धीरे लापरवाही करने लगी। अब तक तो जो मेघा केवल खाने में ही लापरवाही करती थी, वह कम से कम खाना बनाकर तो रख दिया करती थी, जिससे वह घर पर हो या नहीं हो दीनानाथ जी खुद अपने लिए खाना परोस लिया करते थे। लेकिन अब तो उनकी बहू खुद घर से बाहर किसी न किसी काम का बहाना बनाकर चली जाया करती थी और कई बार दीनानाथ जी के लिए खाना बनाकर भी नहीं जाती थी। वे भूखे रह जाते थे। लेकिन इन सब बातों को उन्होंने कभी तुल नहीं दिया, क्योंकि आने के बाद जब भी मेघा अपने ससुर जी से माफ़ी मांगती तो ऐसे जताती जैसे यह सब उसने भूलवश हुआ है। एक दिन फिर से सुबोध लंच में अपने घर आया हुआ था। सुबोध ने घर आकर देखा कि दीनानाथ जी बगीचे में बैठे बिस्कुट खा रहे थे, वो भी पानी में भिगोकर। दीनानाथ जी को इस तरह बैठे देखकर सुबोध उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, पिताजी, आप ऐसे पानी में भिगोकर बिस्कुट क्यों खा रहे हैं? आपको भूख लगी है क्या? तो दीनानाथ जी बोले, हाँ बेटा, थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि बिस्कुट खा लेता हूँ। तो सुबोध बोला, क्यों पापा, अंदर किचन में खाना बना हुआ रखा होगा, आप खाना खा लीजिए ना। अगर आपको भूख लग रही है तो आप रुकिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। वैसे पापा, मेघा कहाँ गई है? तो दीनानाथ जी बोले, बेटा, बहू तो कुछ सहेलियों के साथ गई है। तो चौंकते हुए सुबोध बोला, सहेलियों के साथ? पर पापा, उसकी सहेलियां यहाँ कहाँ से आ गई? तो हंसते हुए दीनानाथ जी बोले, अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं, बहू ने तो बहुत दिनों पहले ही यहाँ भी सहेलियां बना ली हैं। उसे जब भी बाजार जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वह उन्हीं के साथ चली जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, सुबोध बोला। फिर वह किचन में जाकर देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि सारे बर्तन खाली रखे हुए थे और किचन में भी कुछ खाने को नहीं था। सुबोध ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसका लंच बॉक्स निकाला और थाली में खाना परोसकर अपने पापा के पास आकर बैठ गया। पापा, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, सुबोध ने कहा। तो चौंकते हुए दीनानाथ जी सुबोध की ओर देखने लगे और बोले, लेकिन यह खाना कहाँ से आया? तब सुबोध बोला, मैं जो लंच लेकर गया था ना, वही है। तो दीनानाथ जी ने सुबोध के साथ खाने को कहा और दोनों बाप बेटे ने साथ बैठकर खाना खाया और खूब गप्पे लड़ाई। खाना खाने के बाद दीनानाथ जी और सुबोध दोनों ही बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद दीनानाथ जी के पैरों में दर्द होने लगा तो सुबोध ने उन्हें आराम करने को कहा। पापा, आप आराम कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है लैपटॉप पर, मैं अपना काम कर लेता हूँ, सुबोध ने कहा। फिर दीनानाथ जी अपने कमरे में जाकर सो गए और सुबोध अपना काम करने लगा। शाम के 4 बजे टहलते हुए मेघा बाहर से आई और अपना पर्स सोफे पर रख दिया। सुबोध बरामदे में नहीं बैठा था, बल्कि अपने कमरे में बैठा था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। मेघा सीधे अपने कमरे में गई और जैसे ही उसने सुबोध को वहां देखा तो वह चौंक गई और बोली, अरे सुबोध, आप यहाँ? आप आज ऑफिस तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सुबोध बोला, ऐसे ही, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने हाफ डे ले लिया।
मेरा तो ठीक है सब, पर तुम बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो। यह सुनकर मेघा शक पका गई और बोली, वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। दरअसल उसमें से किसी एक का बर्थडे था, तो उसने हम सबको पार्टी दी थी, तो बस मैं वहाँ तक गई थी। अच्छा, तो तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय करने गई थी? सुबोध ने चढ़ाते हुए कहा। तो मेघा बोली, हाँ, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं मिला, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाई। इतना कहकर मेघा कपड़े चेंज करने चली गई। जब वह बाथरूम से आकर अपने बिस्तर पर बैठी तो सुबोध बोला, तुम्हें पहले से पता था पार्टी में जाने का? तो मेघा बोली, नहीं, उसने सुबह ही फोन करके बताया था। तो सुबोध ने पूछा, सुबह कितने बजे कॉल किया था उसने? तो मेघा बोली, सुबह 10 बजे उसने मुझे फ़ोन किया था। अच्छा, तो 10 बजे कॉल किया था, तो तुम यहाँ से कितने बजे चली गई थी? मैं यहाँ से 10:30 से 11 बजे के आसपास चली गई थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सुबोध ने मेघा के सवाल पर जवाब दिया। फिर बोला, अच्छा, अब इतनी लेट गई थी तो पापा के लिए कुछ बनाकर नहीं रख सकती थी? तो मेघा बोली, अरे पापा जी ने खाना खा लिया था ना, फिर बनाकर किसके लिए रखती? इस पर सुबोध बोला, तुमने पापा को 10 बजे खाना खिलाया और शाम के 4 बजे तुम घर में आ रही हो, उसमें भी पूछ रही हो कि खाना बनाकर रखकर जाने की क्या जरूरत थी? देखो मेघा, पहली बात तो यह है कि तुम इस घर की सबसे जिम्मेदार इंसान हो। तुम घर को बिना बताए ऐसे ही खाली छोड़कर कैसे जा सकती हो? अगर तुम्हें जाना था तो कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती। चलो, मैं इस चीज़ के लिए भी नहीं कहता, लेकिन जब पापा घर पर थे तो तुम उनके लिए खाना बनाकर तो जा सकती थी ना। जानते भी हो, जब मैं ऑफिस से आया तो पापा बिस्कुट खा रहे थे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि पानी से बिस्कुट भिगोकर अपना पेट भर रहे थे। यह सुनकर मेघा गुस्से में बोली, तुम तो ऐसे ड्रामा कर रहे हो जैसे रोज तुम्हारे पापा बिस्कुट खाकर ही काम चलाते हैं। अरे अगर एक दिन खा भी लिए तो कौन सी आफत आ गई? रोज तो बनाकर देती हूँ ना खाने के लिए। क्या मेरी जिंदगी नहीं? क्या मैं अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती? गुस्से में मेघा बोली। तो सुबोध थोड़ा चौंकते हुए उसकी ओर देखने लगा और बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो मेघा? मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। मैंने तुमसे बस इतना कहा कि अगर घर से जाना था तो खाना बनाकर रख जाती, कम से कम पापा परेशान तो नहीं होते। मुझे ये सब बदतमीजी करके मत दिखाया करो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? सुबोध ने मेघा को दुनिया भर की डांट लगाई तो मेघा भी गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। तब तक तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और खाना खाकर वे अपने ट्यूशन भी जा चुके थे। इन चीज़ों के लिए भी सुबोध ने मेघा को डांटा और कहा, तुम्हारे पीछे बच्चे आए, उन्हें भूख लगी थी तो वे क्या करे? तुमने तो हद कर दी मेघा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तो मेघा बोली, खामखा मुझे लेक्चर मत दो, बच्चों को तो बहाना है, वास्तव में तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें भड़काया होगा ना। मैं जो अपने दोस्तों के साथ चली जाती हूँ, तुम लोगों को उससे भी परेशानी होती है। तुम लोग तो चाहते ही नहीं, तुम्हें तो बस घर में कैद होकर रहने वाली औरतें चाहिए। ऐसी बातें कहकर मेघा कमरे से बाहर निकल आई और चौक में बैठकर रोने लगी। दीनानाथ जी ने जब उसे रोते देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, कैसे रो रही हो? सुबोध ने कुछ कहा क्या? तो गुस्से में मेघा ससुर जी से बोली, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो, मुझसे फालतू बकवास करने की कोशिश मत करना। तमाशा बना के रखा है, घर के बाहर जरा निकल कर चले जाओ, हर चीज से परेशानी है। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाऊंगी और यही हमें जो करना होगा हम वह करेंगे। अब देखती हूँ कि कौन मुझे क्या करने से रोकता है। इतना कहकर गुस्से में मेघा वहां से चली गई। दीनानाथ जी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ क्या नहीं। उनकी बहू ने उन्हें इतनी बातें क्यों सुना दी। फिर भी उन्होंने खुद को समझाया और वहां से चले गए। अगले ही दिन उन्होंने देखा कि उनकी बहू की 4-5 सहेलियां उनके घर आई हुई थी और वे सभी आपस में अंग्रेजी में बातें कर रही थी। वे एक दूसरे से बातें करते हुए दीनानाथ जी को दुनिया भर की बातें सुना रही थी, लेकिन वे सब बातें अंग्रेजी में कह रही थी। कोई दीनानाथ जी को डफर कह रही थी तो कोई इडियट और इललिटरेट कहकर उनका मजाक उड़ा रही थी। कोई उन्हें सिकनेस कहकर पुकार रही थी। सब लोग उनकी बेइज्जती कर रहे थे और आपस में तालियां देकर हंस रहे थे। दीनानाथ जी
यह सब सुनने के बाद चुपचाप वहां से निकल गए और बहुत देर तक मेघा की सहेलियां उनकी बेइज्जती करती रही। इधर सब कुछ सुनकर भी दीनानाथ जी कुछ नहीं बोले। मेघा को लगा कि उनके ससुर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वे तो गांव के हैं, भला उन्हें इतनी समझ कहाँ से होगी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। फिर एक दिन जब स्वीटी और संजू का बर्थडे था, तब मेघा ने अपनी उन्हीं सहेलियों को अपने घर पर बच्चों की बर्थडे पार्टी में बुलाया। सब लोग अपने अपने विचार बच्चों के लिए व्यक्त करने लगे। ये बच्चों का ही प्लान था कि एक माइक लेकर उन्होंने सबसे बच्चों को बर्थडे विश करवाया। सब ने अपने अपने तरीके से बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब स्वीटी और संजू के दादाजी यानी दीनानाथ जी की बारी थी। दीनानाथ जी ने जैसे ही हाथ में माइक पकड़ा, वैसे ही मेघा और उसकी सहेलियां टेढ़ी मेढ़ी हंसने लगी। मेघा के कान में उसकी एक सहेली फुसफुसाई, हरामखोर कुछ भी कह लो, इन लोगों को समझ ही नहीं आता। इस बहाने से हमारी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती हैं और इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। बस उनकी तरफ देखकर हंसते रहो यार। उस दिन का वाकया तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। कितना एंजॉय किया था ना हमने। तेरे बूढ़े ससुर को खूब जलील किया और वह बूढ़ा वहां से चुपचाप चला गया। हमें हंसता हुआ देखकर उसे लगा होगा कि वह हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, पर उसे क्या पता कि हम उसे क्या क्या कह रहे थे। इतना कहकर मेघा की एक सहेली जोर से हंसने लगी, तो मेघा भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और दोनों ताली मार मार कर हंसते हुए स्टेज की ओर देखने लगी, जहां दीनानाथ जी अपने पोते पोतियों को आशीर्वाद देने के लिए खड़े थे। अब क्योंकि वे लोग अच्छी सोसाइटी में आ चुके थे, तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने विचार अंग्रेजी में ही व्यक्त किए। सुबोध ने अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की मिलीजुली भाषा में जन्मदिन की बधाई दी और मेघा ने भी ऐसा ही किया। बाकी सभी लोगों ने अच्छी अंग्रेजी में बच्चे को बधाई दी। अब दीनानाथ जी के हाथ में माइक था। उन्होंने बोलना शुरू किया, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दीनानाथ जी के इतना बोलते ही मेघा चौंक कर देखने लगी, साथ की उसकी सहेलियां भी हैरान रह गई। अब दीनानाथ जी ने अपनी बातें आगे बढ़ाई और अपने पोते पोती यानी संजू और स्वीटी को ढेर सारी बधाइयाँ दी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे बच्चे हमेशा जीवन में तरक्की करें। वे बोले, यू बोथ आर माई रियल स्ट्रेंथ, बोथ ऑफ यू स्वीटी एंड संजू, यू आर माई एवरीथिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू, योर डैड लाइक ए बैकबोन फॉर मी एंड यू आर लाइक माई हार्ट and I am useless without my backbone and my heart. I am nothing without you. I exist because you are here. ऐसी और भी न जाने कितनी भावुक कर देने वाली बातें उन्होंने कही। यह सब सुनकर वे और उनका बेटा तो भावुक हो गए, लेकिन मेघा के तो होश उड़ गए, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो उसने कभी भी नहीं की थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके ससुर इतने पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। मेघा ये सब कुछ सुनकर चौंक गई, पर कुछ न बोली। अब जब मेघा ने सुबोध से बात की, तो उसने जानना चाहा, सुबोध पिताजी यानी दीनानाथ जी इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं। तब सुबोध ने कहा, मेघा तुम सोचती हो कि मेरे पापा अनपढ़ और गंवार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने गांव की खेती बाड़ी को चुना, ये उनकी मर्जी थी, मजबूरी नहीं। मेरे पापा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और वे पूरी तरह से अंग्रेजी में बात करना जानते हैं, बल्कि अंग्रेजी में तो मैं भी पापा का हाथ नहीं पकड़ सकता, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। और तुम जानती हो, जब पापा को मैंने ये अंग्रेजी वाली बात बताई कि बच्चों को इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना जरूरी था, तब पापा मन ही मन ये सोच रहे थे कि ऐसी अंग्रेजी तो पापा भी बच्चों को कभी भी सिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि तुम शहर में आकर रहना चाहती हो, इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया और यहीं पर रह गए। वास्तव में पापा का मन नहीं लगता था शहर में, उन्हें गांव की ही मिट्टी रास आती हैं। इसीलिए तो उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद भी मुंबई जैसी जगह में इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ा था। तुम जानती हो, पापा को 10 से 15 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज मिला था, लेकिन उन्होंने वह छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते थे। जैसे उनके बाकी भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया, वैसे वह उन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे और इसलिए पापा गांव में रहे। और तुम जानती हो, मेरे पापा की इसी बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं भी उनके पास हमेशा रहना चाहता था, जब तक वे इस दुनिया में हैं।
मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। ये सब बातें सुनकर मेघा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस दिन मेघा की सहेलियां ने नहीं बल्कि मेघा ने भी अपने ससुर को इतना बेइज्जत किया, और हर बात समझने के बाद भी दीनानाथ जी वहां से चुपचाप चले गए। अगर वे चाहते तो उन सब का मुंह वहीं बंद कर सकते थे, लेकिन वे कुछ ना बोले। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर मेघा अपने ससुर जी के पास पहुंची। उसने दीनानाथ जी से हाथ जोड़कर अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफी मांगी और बोला, पापा जी, अगर आप सब कुछ समझ गए थे तो आप कुछ बोले क्यों नहीं? तब दीनानाथ जी ने कहा, बेटा, अगर मैं उस दिन बदले में तुम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ कर रहे थे, तो मुझ में और तुझ में क्या फर्क रह जाता? और वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह हो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम्हारी सहेलियों के सामने तुम्हें बेइज्जत करके मुझे क्या मिल जाता? इसलिए तुम्हें जिन चीज़ों से खुशी मिली मैंने उसे होने दिया और कुछ नहीं बोला। ये सब बातें सुनकर मेघा को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस ससुर को बेइज्जत करने के लिए उसने एक भाषा का सहारा लिया, उसी ससुर ने इसकी बेइज्जती बचाने के लिए अपनी उसी भाषा को, अपने ज्ञान को कहीं दूर छोड़ दिया, और उसकी खुशी के लिए अपना सपना, अपनी खुशी, अपनी इच्छा सब कुछ त्याग दिया। मेघा को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रही थी। तभी वहां सुबोध आ गया और पूछने लगा, क्या हुआ क्या नहीं? तब भी दीनानाथ जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस बात को वहीं खत्म कर दिया और सुबोध को कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा, बहू तो पूजा करने के बाद मेरा आशीर्वाद लेने आई थी, और पता नहीं क्यों अचानक भावुक हो बैठी। शायद इसे कुछ याद आ गया हो, शायद तुम्हारी माँ की याद आ गई हो, है ना बहू? दीनानाथ जी ने इतना कहा तो आंखों में आंसू लिए मेघा ने भी गर्दन झुका दी। आज सचमुच मेघा की नजरें और उसकी गर्दन शर्म से झुक गई थी। उसने अपने ससुर के साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बहुत अफसोस हो रहा था अपने किए गए व्यवहार पर। इसलिए अपने ससुर से न केवल माफी मांगी बल्कि अपनी गलती का पश्चाताप भी किया। अपने व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन लाकर उसने अब अपने ससुर को अपना ससुर नहीं बल्कि अपना पिता माना, और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की और सच्चे मन से की। बच्चों की अंग्रेजी सुधारने के लिए जो ट्यूशन उसने लगवाए थे वह भी उसने छुड़वा दिए। अब उनके बच्चे यानी स्वीटी और संजू अपने दादाजी के ही घर पर ट्यूशन लेने लगे। इस तरह परिवार में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया और वे लोग एक दूसरे के साथ सुख से रहने लगे, खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।